मोदी जी इतनी साधारण सी बात क्यों नहीं समझ पाते? जो आदमी लगातार चुनाव जीत सकता है, 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुका है, इतने ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव जीत चुका है, 22-23 राज्यों में इसकी सरकारें हैं, वो व्यक्ति इतनी मामूली बात क्यों नहीं समझ सकता? इसकी आसानी से बताया कि भाई हर हर मंत्रालय को, हर विभाग को कुछ जॉब क्रिएशन का वो दे दिया जाए, लक्ष्य दे दिया जाए कि ये आपको करना ही करना है, या पेट्रोलियम टैक्स की पॉलिसी को बदल देना है। ये बातें वो क्यों नहीं समझ पाते? ऐसा तो नहीं उनके पास सलाहकारों की कमी है? सर, जब सलाहकार ये बोले कि रुपया 100 वर्सेस डॉलर इज जस्ट ए नंबर, तो आप सलाहकारों की क्वालिटी समझ सकते हैं। इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर रुपया 100 बनता है ना सर, भारत की अर्थव्यवस्था पे 15 लाख करोड़ का झटका पड़ता है। ये भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मैं दर्शकों से कहूंगा देखें जी। अगर जब हमने मान लीजिए बात करी आज की तारीख में, अगर आज भारत का रुपया 1 रुपए गिरता है ना सर, 1 रुपए, तो भारत को 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान होता है। 1 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि आज हम 980 बिलियन डॉलर के आसपास आयात कर रहे हैं। 980 बिलियन डॉलर, 980 बिलियन डॉलर का मतलब क्या है सर? अगर आप 1 रुपया कम करते हैं तो 980 बिलियन रुपए हो गए जी। एक 980 बिलियन रुपए का मतलब हो गया 98,000 करोड़। और हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार उनको ये बोलते हैं इट इज जस्ट ए नंबर। मतलब इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट क्या हो सकता है? आपने उतना ही सामान खरीदा, 1 ग्राम आपने तेल एक्स्ट्रा नहीं खरीदा, 1 ग्राम अनाज एक्स्ट्रा नहीं खरीदा, और आपके ऊपर 15 लाख करोड़ रुपए का चपत लग गया, और आप कहते हैं दिस इज जस्ट ए नंबर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सही राय नहीं दी जा रही है, मुझे तो ये लगता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो सलाहकार अगर ऐसी बात कर रहे हैं पब्लिक में, तो मंत्री जी प्रधानमंत्री के सामने तो उनको ये नहीं बोलेंगे कि सर आपकी पॉलिसी गलत है। वो तो कहेंगे सर यू आर ग्रेट, आपने जो किया इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य ने क्या कहा था सर? चाणक्य ने यही कहा था कि राजा को अपने जो सलाहकार है ऐसे रखने चाहिए जो राजा से सच बोले, क्योंकि राजा चाहता है अपने देश की प्रजा की खुशहाली, और अगर उसको पता लगेगा कि उसके राज्य में कहां क्या कमियां हैं तो राजा आदेश देगा कि उसको सुधारो। लेकिन अगर उसके सारे सलाहकार कह दें कि साहब सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप ऐश करिए, तो किसकी दुर्गति हो रही है? जनता का आक्रोश तो राजा पे बढ़ेगा ना सर। यही मेरे को लग रहा है मोदी जी के साथ इस समय सलाहकार मंडली का जो संदेश होना चाहिए था कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें इनको एड्रेस करना है। मुझे नहीं लगता जिस तरह के बयान आ रहे हैं या जिस तरह के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं सलाहकारों के द्वारा मीडिया में, उसमें कहीं ये क्रिटिकल एनालिसिस हो कि भारत में ये कमियां हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो सुधार क्या करेंगे? तो ये एक चुनौती है। मैं इस बात को मानता हूं कि मोदी जी को, जैसे राजा पहले भेष बदल के अपने राज्य के क्यों चक्कर लगाते थे, ताकि उनको पता रहे कि आम आदमी की दिक्कत क्या है। मुझे लगता है मोदी जी को एक ऐसा वेबसाइट या हेल्पलाइन तैयार करना चाहिए पीएमओ के अंदर, और जनता को बोले कि किस डिपार्टमेंट में से आपको क्या दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट वाइज उस डिपार्टमेंट के बारे में जो भी आपके विचार या कंप्लेंट्स है उसमें फाइल करें। और एआई के माध्यम से आज मोदी जी एक डिपार्टमेंट उठाएं और एआई के माध्यम से कहें कि जितनी 100, 500, 1000, 10,000 कंप्लेंट आई है इसका एनालिसिस करो। वो एआई आपको करके दे देगा कि जनता को कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके ऊपर मोदी जी अपने डिपार्टमेंट को बुला के चर्चा करें कि ये सब काम अगले 2 महीने में ठीक हो जाना चाहिए, अदरवाइज यू ऑल विल बी टेकन टू टास्क। क्या काम होगा? क्या मुश्किल है ये सब करना? सर मेरे को बताइए, आज की दुनिया में क्या ये मुश्किल है? आप एक वेबसाइट बना दीजिए पीएमओ में और कहिए कि भाई ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये सड़क में यहाँ खड्डा हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, हाईवे टूट रहा है, पानी गंदा आ रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर गायब है, जो आपको करना है आप वहां डाल दीजिए। और एआई के माध्यम से 5 मिनट लगेंगे, मोदी जी को सब समझ में आ जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है।
और अगर एआई को ये बोलेंगे कि गिव मी लोकेशन वाइज एनालिसिस, और सिर्फ पीएमओ को वो चिट्ठी उस अधिकारी, उस कलेक्टर को, उस मंत्री को भेजनी है कि उस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट विद फोटोग्राफ एंड वीडियो आप अपलोड करिए, काम हो सकता है या नहीं सर? आपको ट्रेवल नहीं करना है आज। बिल्कुल हो सकता है काम, लेकिन अभी भी मुझे तो ताज्जुब ही हो रहा है कि जिस बात को आप इतने आसान तरीके से पेश कर रहे हैं कि इस तरीके से काम हो जाएगा, पूरा रास्ता बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति जो कि पिछले अब तो 12 साल हो चुके हैं उनके प्रधानमंत्री बने हुए, उससे पहले गुजरात में प्रशासन का उनको तजुर्बा है, 12 वर्ष तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, 24 साल से लगातार वो सत्ता में है, 24 वर्ष से लगातार सत्ता में है। जवाहरलाल नेहरू तो केवल प्रधानमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री भी रहे नहीं। जमीन पे प्रदेश के स्तर पर कैसे काम हो सकता है, ये इसका भी मोदी जी को तजुर्बा है। बिल्कुल है। हाँ, इसके बावजूद भी अगर मोदी जी इन कामों को नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या कहाँ है? आपको क्या लगता है? मैं मोदी जी को रन डाउन करने के लिए या उनकी टांग खींचने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि समस्या नेतृत्व में है, समस्या सलाहकारों में है, किस चीज में समस्या है? अगर सलाहकार आपके गलत हैं तो ये तो जो उन सलाहकारों को नियुक्त किया है, जो उनका नेतृत्व कर रहा है, जो उनकी चापलूसी नुमा तथाकथित सलाहें हैं, मतलब जो है उन सलाहों पर विश्वास कर रहा है, तो समस्या तो वहां भी है ना। क्योंकि 12 साल का समय कम नहीं होता, 12 साल से देश की अर्थव्यवस्था इनके हाथ में है, और 12 साल बाद जहां हम खड़े हुए हैं वहां पर खुशहाली का माहौल नहीं है, संकट का माहौल है। सर 12 साल पहले एआई नहीं था दुनिया में जी, ठीक है। आज 12 साल में चीन, अमेरिका, बाकी देश एआई में कहां से कहां पहुंच गए, ये हमारे सामने है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमने यही देखा होता कि दुनिया में लोग, बाकी देश कौन सी चीज कहां कर रहे हैं, हमारी सारी एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया में, हर देश में, बड़े देश में हमारी एम्बेसीज हैं। अगर उनको ये टारगेट दिया गया होता कि भाई वहां जो जो पॉलिसीज बन रही हैं वो जरा आप पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट भेजिए, और पीएमओ में अगर कॉमर्स की पॉलिसी है तो कॉमर्स मंत्रालय को, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियर को, मतलब कि टेक्सटाइल की है तो टेक्सटाइल को, पेट्रोलियम की है तो पेट्रोलियम को, कि दुनिया में ये जो पॉलिसीज बन रही हैं इसका एक समरी बताइए कि जापान ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, कनाडा ने क्या किया। अगर हम इसका आधा 2-2 घंटे का भी अगर प्रेजेंटेशन कर लेते हर हफ्ते, तो हमें यह पता लग जाता दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बता देता हूं सर, प्रॉब्लम कहां है। अब प्रधानमंत्री जी को तो मैं नहीं मानता कि साहब वो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे और उनके पास इतना टाइम होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स भी देखनी है, विदेशी मेहमानों को भी देखना है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस बहुत हैं, दिन भर 50 गेस्ट भी आते होंगे मिलने। तो मैं क्योंकि कंपनी का एमडी सीईओ रहा हूं, मुझे पता है कि एंड ऑफ द डे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो आपको फिर अलग से टाइम निकालना पड़ता है। जब एक कंपनी का एमडी सीईओ को टाइम नहीं मिलता तो देश के प्रधानमंत्री को कैसे मिलेगा? तो ये अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, ये समझने के लिए तो सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट जो आपके एचओडीज हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं, उनसे आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी, और ऑब्जेक्टिव में वहीं आ रहा हूं उसी बात को लेकर। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। भारत सरकार में जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि मेरा विषय है इंटरनेशनल ट्रेड, मैं लॉयर भी हूं, मैं टेक्नोक्रेट भी हूं, मैं मैनेजर भी हूं, और मैं इकोनॉमी पे नजर भी रखता हूं, और खेती से मेरा जुड़ाव है क्योंकि मैंने अपना कैरियर एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर शुरू किया था जी। तो कहने का मतलब यह है सर, दुनिया में किस देश ने कौन सा कानून बनाया, ये मैं एनालाइज करके कॉमर्स मिनिस्ट्री को हर महीने एक प्रेजेंटेशन देता था कि देखिए इस देश ने ये कानून बदला है, इससे हमारे एक्सपोर्ट को ये चोट पड़ेगी, आप कृपया करके इसको पढ़ लीजिए और अपनी इंडस्ट्री में सर्कुलेट कर दीजिए। सारा एनालिसिस करने के बाद मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में इसका प्रेजेंटेशन देता था, और प्रेजेंटेशन से पहले उस प्रेजेंटेशन को कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजता था जिनके ईमेल मुझे भारत सरकार ने दिए थे। आपको ताजुब होगा ये जान के कि सर जितने डिपार्टमेंट्स के लोग आते थे उस 1-to-1 प्रेजेंटेशन में, मतलब कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में,
इसका मतलब यह है कि आपको बनी बनाई चीज भी अगर मिल रही है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री को सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई मैं प्लेट में लाके जानकारी भी दे रहा हूं, आप ना उसको पढ़ रहे हो, ना समझ रहे हो, ना सर्कुलेट कर रहे हो, और हम ये कह रहे हैं कि तनख्वाह तो मिल रही है ना, काय को दिमाग लगाना है फालतू। जब ये मानसिकता होगी तो कीमत क्या उठानी पड़ेगी। आज हमारा एक्सपोर्ट चाइना ने बैन कर दिया है। अभी मेरे पास आपका जब मैसेज आया, अभी 1.5 घंटे पहले मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो सर। जरूर जरूर। ये इंपॉर्टेंट है सुनना, 1 मिनट में आपको बता देता हूं सर जी। इसमें उन्होंने ये लिखा कि सर ये जो चाइना ने अपने इंडस्ट्रीज को ये बोल दिया है कि आप भारत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना खरीदें क्योंकि भारत में क्वालिटी प्रॉब्लम है। देखिए मैं उसकी लैंग्वेज पढ़ देता हूं, बहुत क्लियर उन्होंने ये लिखा है। आई मेक टू अंडरस्टैंड दैट CIQ, चाइनीज इंस्पेक्शन एजेंसी का जो नाम है, instructed all importers to avoid buying Indian agri products. Now they are doing lot of tests on Indian shipments recently. अब बताइए आप, ये मैसेज पूरी दुनिया में ट्रेड में घूम रहा है, ये मेरे को दुबई से आया है। अब मुझे ये बताइए सर, हम कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, हमारे कंसाइनमेंट दुनिया में रिजेक्ट हो रहे हैं, वहां की सरकारें अपने बायर्स को बोलती हैं अवॉइड इंडिया। आप इसका इंप्लीकेशन समझ रहे हैं सर? इसका मतलब यह है कि अगर चाइना को गड़बड़ लग रही है तो यूरोप को भी लगेगी, अमेरिका को भी लगेगी, गल्फ को भी लगेगी, ऑस्ट्रेलिया को भी लगेगी, जापान को भी लगेगी, थाईलैंड को भी लगेगी। आपके ऊपर ट्रेड पे असर आएगा नहीं आएगा? और प्रॉब्लम क्वालिटी है, प्राइस नहीं है। तो ये जो इंप्लीकेशंस हैं लॉन्ग टर्म, और ये चीजें अगर हम भेजते हैं मंत्रालयों को, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसको डिटेल में जाने के लिए, कोई, आप अपॉइंटमेंट मांगो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये चीजें समझने में, उनके हिसाब से सब ठीक चल रहा है, और ये वर्ल्ड मार्केट की न्यूज है। अब मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी की जो राजनीति करने की शैली है, सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से काम कराने की शैली है, भाई सरकार देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, सारे अधिकार, सारी शक्तियां, सारा धन, सारा खजाना, विशालकाय अफसरान, सलाहकार, संस्थाएं, सब कुछ सरकार के पास है। इतना शक्तिशाली तो कोई है नहीं इस देश में, और उसको चलाने वाले हैं मोदी जी। सारी सत्ता का केंद्र वो है, वहीं से सारे आदेश, प्रोग्राम, योजनाएं सब, और उनके पास एक बड़ा PMO भी है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के पास इतना बड़ा PMO नहीं रहा। इंदिरा गांधी के जमाने से PMO का इतिहास शुरू होता है। पहले तो मामूली सही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके PMO की शक्तियां बहुत बढ़ती गई हैं। PMO सब राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है, हर जगह अपना नियंत्रण रखता है, तो नियंत्रण की तो कोई कमी है नहीं। मुझे क्या लगता है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचूंगा कि मोदी जी की शैली ये है कि एक हैप्पी नैरेटिव लगातार चलाते रहो। उसके लिए कोई भी आंकड़ा गलत देना पड़े, कोई भी बात घटा के या बढ़ा के बतानी पड़े तो वो करो, मतलब हमने इतनी गरीबी कम कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस प्रकार से लगातार कहते रहो, हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, ये बन गए, वो बन गए। और इस हैप्पी नैरेटिव की आड़ में जो एक तल्ख हकीकत है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसका जिक्र आपने किया है, वो उसके पीछे छिप जाए और इसी तरीके से पूरा मामला चलता रहे। और उसके बाद जहाँ जो 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 आबादी के जो हिस्से असंतुष्ट हो सकते हैं, उनके सामने उनको लाभार्थी बना दिया जाए, और इस प्रक्रिया में उससे उनका असंतोष भी बढ़ने से मंद होगी, असंतोष बढ़ने की गति उससे मंद हो जाएगी, और सरकार चलती रहेगी, सत्ता प्राप्त होती रहेगी। देखिए सर, ऐसा है कि राजनीतिक रूप से सब कुछ दिखाना कि एवरीथिंग इज ग्रेट एंड एवरीथिंग इज फाइन, राजनीतिक मजबूरी होती नहीं छुपती सर। देखिए एक कहावत है ना कि यू कैन चूज टू इग्नोर द फैक्ट्स बट फैक्ट्स रिमेन। आप सच्चाई पे आंख बंद कर सकते हो, कहते हैं दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आज आपके शरीर में कोई बीमारी है और अगर आपको थर्मामीटर से पता लगता है कि बॉडी टेम्परेचर हाई है और आपको बार बार ये रिएक्शन आ रहा है या फीलर आ रहा है कि भाई बार बार थर्मामीटर बता रहा है कि आपका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, आपके टेम्परेचर है, कुछ तो गड़बड़ है जी। अब आप कहोगे कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, देखो मेरे हाथ पैर तो चल रहे हैं।
सर हाथ पैर तो जिसका हार्ट ब्लॉक होता है उसके भी चलते हैं, जिसकी किडनी खराब होती है उसके भी हाथ पैर चलते हैं, जिसका लिवर में स्वेलिंग होती है हाथ पैर उसके भी चलते हैं, जिसको डायबिटीज होती है उसके भी चलते हैं, जिसको टीबी होती है उसके भी चलते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि क्योंकि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए एवरीथिंग इज ओके, क्या इसका मतलब यह है कि हम वो बुखार जो लगातार आपको सिग्नल दे रहा है, थर्मामीटर या बीपी आपको जो बता रहा है कि साहब समथिंग इज रॉन्ग, आप इसको ध्यान से देखिए, आप कहते नहीं जब तक हाथ पैर चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर हम किस दिशा में जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो वाइटल अंग फेल होगा। बिल्कुल, जब सब कोलैप्स हो जाएगा, पूरा शिराजा जाएगा, तब कैसे ठीक करेंगे? आज ना हो चाहे 10 दिन बाद हो, साल भर बाद हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर मोदी जी ने, मान लीजिए ये समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति में मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी जी का वेल विशर हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने भी उनको वोट दिया है, कोई दो राय नहीं है कहने में। कहने का मतलब यह है कि अगर उन्होंने ये जो वीकनेसेस हैं इनको एड्रेस नहीं किया तो मोदी जी हमेशा के लिए तो दुनिया में सत्ता में रहेंगे नहीं। जैसे आज हम नेहरू जी को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हम इंदिरा गांधी को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हम वाजपेयी जी का टाइम एनालाइज कर रहे हैं, हम शास्त्री जी का टाइम एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी का एनालिसिस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या इतिहास मोदी जी को एनालाइज नहीं करेगा कि इतने रिसोर्सेज होने के बाद, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन होने के बाद भी इन बातों पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। उस समय क्या जवाब होगा? तो कहने का मतलब यह है कि देखिए इतिहास क्रूर होता है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। आज हम गांधी जी को भी क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना, तो इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। आज हम इवन भगवान राम को भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई अग्नि परीक्षा की क्या जरूरत थी सीता की? किसी ने बोल दिया, आपको सीता पे ट्रस्ट नहीं था, आपने एक वहां पे धोबी के कहने पे या नाई के कहने पे आपने उनकी अग्नि परीक्षा करवा दी। यह कौन सा तरीका था? हर हिंदुस्तान की ब्यूटी यह है कि हमने भगवान पे भी सवाल उठाए हैं, तो क्या नेताओं पे सवाल नहीं उठेंगे? तो ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। और मोदी जी को मैं चाहता हूं कि इतिहास में उनका जो टेन्योर वो ग्लोरीफाइड लिखा जाए। ये तभी हो पाएगा कि चिंता और समस्याएं हैं उनके समाधान। मोदी जी को पीएमओ में एक, जिसको कहते हैं ना, वॉर रूम या कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा कि मुझे किसी से सुनना नहीं है, मुझे आंकड़े दिखाओ विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो, ऑडियो या जो भी है। और जिन लोगों को आपने सुविधाएं दी उनके नंबर डालो, रेंडमली पीएमओ बात करे, मोदी जी बात करे किसी भी लाभार्थी से रेंडमली कि यार बताइए आपको क्या मिला, ताकि पता तो लगे। अभी तो क्या है, अगर आप प्लांटेड इंटरव्यू करवाते हो कि आपने एक टीवी के सामने 20 लोग बैठा दिए और उनको बता दिया कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना, वो बेचारे वही बोलते हैं। बिल्कुल। तो जब आप कंडक्टेड टूर करते हो या प्लांटेड इंटरफेस करते हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो चैलेंज है मोदी जी के सामने, आप इसको कैसे हटाओगे? मैं आपको बताऊं सर, जब मैं IIM अहमदाबाद में था, मैं बात कर रहा हूं 95, 96 की, जब इंटरनेट नया नया आया था, उस समय 5 कैंपस के बीच में 2 MBPS का वीसेट लगता था। अब सोचिए क्या स्पीड होगी। आज तो आपके घरों में 200, 400 MBPS है। तो वो समय में मैंने एक CIA का नोट पढ़ा था कि इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया नहीं था उस समय। उस समय CIA का एक कॉन्फिडेंशियल पेपर, डीक्लासिफाइड पेपर था, जिसको जब मैं IIM अहमदाबाद में था उसको पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाली सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जनता के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सरकार से ज्यादा होगी, और जनता अपने विचार रखेगी। सरकारों के लिए मुश्किलें होंगी जस्टिफाई करना कि व्हाई दे आर फेलिंग। तो ये चुनौती आज मोदी जी के सामने है। मोदी जी अकेले बोलेंगे या 10 मंत्री बोल देंगे कि सब ठीक है, लेकिन 1 करोड़ लोग, आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, पुल गिर रहा है, सड़कें टूट रही हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ हाथापाई हो रही है, क्राइम हो रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। और हम अगर साथ में ये बोल दें कि नहीं सब कुछ ठीक है,
एक आम व्यक्ति जो ये विटनेस कर रहा है वीडियोस, और वो फिर हमारे मंत्रियों और प्रधानमंत्री की बात सुन रहा है, क्या वो रिकंसाइल कर पाएगा इसको? क्या हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन सही बोल रहा है, या वो जमीनी हकीकत से आंख मूंद रहा है? आज जनता के बीच में ये सवाल है, इससे क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, बहुत ही हमेशा की तरह बेबाक और तथ्यान्वेषण बेधड़क आप अपनी बात कहते हैं, और यही चीज़ है जो आपको दर्शकों के बीच में, खासतौर से सोशल मीडिया के दर्शकों के बीच में, आप तो उस मीडिया पे भी आते हैं जो कमर्शियल मीडिया है खबरिया चैनलों का, वो आपको लोकप्रिय बनाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे भी कभी जब मैं आपसे आग्रह करूं तो आप नई परख के लिए थोड़ा समय निकालें। सर एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि ये देश हम सबका है। बिल्कुल बिल्कुल है। और जब देश अपने सबका है तो अगर हम ही अपने आप दोस्तों से, आफ्टर ऑल हमारे देश के नागरिक क्या है, हमारे ही तो हैं, बिल्कुल, अगर हम उनकी बात, जनता की बात सरकार तक ना पहुंचाएं और बेवाक तरीके से ना पहुंचाएं, तो जनता हमें भी कहेगी कि यार हम भी चापलूसी कर रहे हैं, हमारी बात कोई पहुंचा नहीं रहा, हमारी समस्या कोई नहीं पहुंचा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल 100%। हमें तो ये लोगों के कुछ वर्गों की नाराजगी झेलते, मैं वही कह रहा हूं, हमें कुछ लोगों की नाराजगी झेलते हुए अपनी बात बेबाक राष्ट्र हित में रखने का पूरा अधिकार, और यही तो संविधान हमें आजादी देता है, और क्या देता है हमें। ठीक बात, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, 100% सहमत हूं जो आपने कहा है, और इसी तर्ज पर हम लोग आगे भी कुछ चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। धन्यवाद सर, आपको और आपके सभी दर्शकों।